नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेलेंस फैमिली में। और जो वीडियो सीरीज हमने चलाई आपके एग्जाम के लिए, मतलब एग्जाम से पहले आपकी तैयारी के लिए, उसका अगला वीडियो लेकर मैं आया हूं। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे नए साझेदार का प्रवेश, कि एक पार्टनरशिप में साझेदार प्रवेश करता है तो उसके लिए क्या कैसे ट्रीटमेंट होते हैं। तो देखिए, नए साझेदार को प्रवेश क्यों दिया जाता है फर्म में, उसके कारण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 4 नंबर में भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है। पूंजी की कमी, अगर पुराने साझेदार फर्म में काम कर रहे हैं, उनको लगता है पूंजी कम है और नया साझेदार आएगा पूंजी लाएगा, तो उसे प्रवेश दिया जा सकता है। प्रबंधन हेतु, प्रबंधन मतलब कि मान लिया जाए ये ए और बी पार्टनर है, अब इनसे बिजनेस नहीं संभल रहा है, देखभाल नहीं कर पाते, तो ये सी को एडमिट दे देते हैं, एडमिशन दे देते हैं, तो ये प्रबंधन हेतु भी एडमिट कर सकते हैं। व्यक्तिगत ख्याति का लाभ, अब मान लिया जाए कि ये सी को एडमिशन दे रहे हैं, ओके। अब सी एक रेप्यूटेड पर्सन है, तो रेप्यूटेड मतलब बाजार में इसकी ख्याति अच्छी खासी, तो इसकी ख्याति का लाभ इन तीनों के बिजनेस को मिलेगा, मतलब इन दो को भी मिलेगा, इसलिए भी इसको प्रवेश दिया जा सकता है। नंबर 4, पुराने साझेदार की निवृत्ति और मृत्यु पर, मतलब उसका ये हुआ, आप मान लीजिए ए बी सी तीनों पार्टनर है, बी की डेथ हो जाती है या बी चला जाता है और बोलता है कि मेरे उत्तराधिकारी जेड को एडमिशन दीजिए, तो इसको एडमिशन दे सकते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। विदेश में व्यापार संवर्धन, विदेश में व्यापार संवर्धन मतलब कि अब ए और बी यहां बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में, सी जो है मलेशिया में रहता है और ये चाहते हैं कि हमारा बिजनेस मलेशिया में भी हो, तो ये क्या करेंगे, सी को साझेदार बना लेंगे, जिससे सी को भी एक ऑनरशिप मिलेगी और सी इनके बिजनेस को भी अपना बिजनेस मार्केट चलाएगा, जिससे कि ग्रोथ के ज्यादा चांसेस होंगे। नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का लेखांकन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी नया साझेदार प्रवेश लेता है तो जो ख्याति है उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, मतलब कि जो लेखांकन मानक है 26 के अनुसार जो अदृश्य संपत्तियों के लिए, इंटेंजिबल एसेट के लिए बनाए हैं, उनमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं। क्या निर्देश दिए हुए हैं? पुनर्गठन के समय ख्याति खाता नहीं खोला जाएगा, मतलब कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब परिवर्तन होगा, लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन, प्रवेश या निवृत्ति, किसी भी समय पुनर्गठन अगर हुआ, ठीक है, पुनर्गठन हुआ तो ख्याति खाता नहीं खोला जाएगा। यदि नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है और अपने साथ ख्याति की रकम नकद लाता है तो उसके द्वारा लाई गई ख्याति का खाता नहीं खोला जाएगा। मतलब जब नया साझेदार फर्म में ख्याति लाता है तो बैंक टू गुडविल अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा, ओके। नए साझेदार की ख्याति को प्रीमियम के रूप में लिखा जाएगा, कि जब भी नया साझेदार आएगा और ख्याति लाएगा तो उसको क्या नाम से लिखेंगे अपन, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, उसको प्रीमियम के नाम से लिखा जाएगा, ठीक है। गुडविल का खाता हम नहीं खोल सकते क्योंकि गुडविल एक अदृश्य संपत्ति है। और चौथे पॉइंट में इसका आंसर है कि केवल नगद क्रय ख्याति का ही लेखा किया जाएगा, कि जब गुडविल खरीदी जाएगी। अब गुडविल कैसे खरीदी जाएगी, ये देखिए, एक व्यापार है जिसको ए और बी ने मिलकर खरीदा है। ये व्यापार 5 लाख रुपए का था, लेकिन उन्होंने 6 लाख रुपए में खरीदा, तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया। ये किस चीज का दिया है, गुडविल का, तो ये है नकद क्रय ख्याति, ठीक है। इसके लिए एंट्री बन सकती है ना। तो ये तब जब ये बिजनेस परचेज किया जाएगा तब ख्याति खाता खोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साझेदार के प्रवेश पर नए लाभालाभ अनुपात की गणना, कि जब नया साझेदार प्रवेश करेगा ना तो हम रेशियो में कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज के लिए, इस चैप्टर के लिए चीज है, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है और ये चीज है, ये जो रेशो हम कैलकुलेट करते हैं ये आपको क्वेश्चन में भी काम आते ही है। एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, अशोक तथा रमेश फर्म में 3:2 में साझेदार है। वे महेश को 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं, नए अनुपात की गणना कीजिए, है ना। यदि कुछ कंडीशन दी है, इन कंडीशन में गणना कीजिए। अशोक तथा रमेश अपना पुराना अनुपात यथावत रखे। अशोक तथा रमेश अपना पुराना अनुपात यथावत रखेंगे तो क्या कहानी होगी। देखिए, अशोक और रमेश, इनका पुराना अनुपात क्या था, 3:2, मतलब कि 3/5 और 2/5। अब नया जो आ रहा है, नया कौन आ रहा है, महेश आ रहा है 1/4 भाग के लिए। तो देखिए, अगर महेश 1/4 भाग के लिए आया, मतलब ये फर्म है,
है ना। अब फर्म का 1/4 मतलब 1/4 हिस्सा महेश ले जाएगा, तो कितने हिस्से बचे? 4 में से 3 हिस्से, तो बचा हुआ रेशो क्या है? 3/4। तो अगर महेश ये हिस्सा ले जाता है तो ये तीनों हिस्से किन में बढ़ जाएंगे? अशोक और रमेश में। और किस रेशो में बढ़ जाएंगे? पुराने ही रेशो में। तो ये बचे हुए हिस्सों को इन दोनों पार्टनर में बांट दीजिए। तो 9-20 ये तो हुआ अशोक का, और रमेश की अगर बात करें तो 3/4 बचा हुआ हिस्सा इंटू 2/5 6-20। तो नया अनुपात क्या कह रहा है आपका? देखिए 9-20 अशोक का, रमेश का क्या रहा? 6-20, और महेश का अनुपात क्या था? देखो महेश का वैसे तो 1/4 था, पर नए रेशो के लिए इसको भी हमें हर की संख्या समान करनी पड़ेगी, डिनोमिनेटर इक्वल चाहिए, इसलिए 4 को भी हम 20 बनाएंगे, तो नीचे इंटू किया 5 का, तो ऊपर भी इंटू किया 5 का, तो 5/20। तो नया अनुपात हो गया आपका 9-6-5। आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो ये है महेश अपना अनुपात दोनों से बराबर लेता है। ये अशोक रहा, ये रमेश रहा, 3-2 में पार्टनर है। महेश आ रहा है 1/4 के लिए। उसने बोला नहीं भैया मैं तो आप दोनों से बराबर लूंगा, कि अशोक से लूंगा आधा और रमेश से लूंगा आधा, है ना। तो इसके रेशो का आधा कर लीजिए। तो 1/4 का अगर हम आधा करें तो वो होता है 1/8। इट मींस ये 1/8 वो किससे लेगा? अशोक से। तो मैं कह सकता हूं ये अशोक का सैक्रिफाइस है ना, अशोक का त्याग है, कि भैया अशोक को त्याग करना पड़ेगा अपने रेशो 3/5 में से 1/8। तो अशोक का रेशो आपको दिखाई दे रहा है 3/5, इसमें से वो कितना दे देगा? 1/8। तो क्या बचा इसके पास? 40, 24 - 5। अशोक के पास बचा 19/40। ये अशोक का नया हो गया। कैसे? 3/5 में से आधा उसने दे दिया। अब मैं वापस से 1/4 का 1/2 करूं तो 1/8 ही होगा ना। तो रमेश का भी हम निकाल लेते हैं। रमेश का पुराना अनुपात क्या है? 2/5। इसमें से 1/8 वो किसको दे रहा है? महेश को दे रहा है। तो 40, 16 - 5 11/40। तो ये इन दोनों का नया अनुपात आ गया। क्या किया हमने? आधा दोनों को दे दिया। नया अनुपात है 19/40 11/40। महेश का 1/4 था। अब इसको 40 बनाना है तो नीचे इंटू कर रहे हैं 10 का, तो ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा 10 का, 10/40। नया अनुपात 19/11/40। सॉरी 19/11/10। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप कहा गया है महेश अपना संपूर्ण अनुपात अशोक से प्राप्त करे। ये है अशोक, ये है रमेश, और ये 3-2 में। ठीक है, देखिए महेश जी आए हैं 1/4 के लिए, और महेश जी क्या कह रहे हैं? अपना मैं जो है मेरा पूरा जो अनुपात, पूरा जो भाग है अशोक से प्राप्त करूंगा। तो अशोक जो है, अशोक का रेशो है 3/5, और अगर महेश को 1/4 ये देगा तो इसके पास क्या बचेगा? देखो तो 20, 12 - 5, इसके पास बचेगा 7/5। ठीक है, तो ये अशोक का नया है, क्योंकि इसने अपने अनुपात में से महेश को तो पूरा ही अनुपात किससे लेना है? अशोक से। तो महेश का पूरा ही अनुपात माइनस कर दिया हमने अशोक के रेशो से। नया अनुपात क्या रहा? देखो ये रहा 7/20, सॉरी 7/20। तो अशोक का नया अनुपात क्या रहा? सॉरी अशोक का नया अनुपात ये रहा है 7/20। अब उन दोनों का भी अनुपात देख लो। अब देखो अशोक का तो 7/20 नया आ गया, लेकिन क्या रमेश ने सैक्रिफाइस किया? रमेश का तो कुछ भी नहीं है, इसलिए रमेश के लिए 2/5 ही रहेगा, और उसके लिए कितना रहेगा? 1/4। उसका नया 1/4 है। तो अब हम इसके डिनोमिनेटर मतलब कि हर को समान कर लेते। तो 5 को 20 बनाना है तो 4 का गुणा, और 4 को 20 बनाना है तो 5 का गुणा। तो नया अनुपात आ गया 7/20, 8/20 और 5/20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बोला है अब वही अशोक रमेश 3-2। अब बोल रहा है महेश अपना भाग अशोक तथा रमेश से 2-1 में लेता है। ये महेश है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये अपना 1/4 भाग तो लेगा, लेकिन कैसे लेगा? अशोक व रमेश से 2:1 में, के मतलब इसके भाग का दूसरा हिस्सा तो अशोक से और एक हिस्सा रमेश से। तो पहले इसके भाग का 2/3 कीजिए आप, 2/3
मतलब इसके भाग के 2 टुकड़े कर दीजिए 2-1 में। तो पहला टुकड़ा है इसका 2/12, ये किससे लेगा? ये अशोक से। तो ये अशोक का सैक्रिफाइस हो गया, क्योंकि ये अशोक से लेगा तो अशोक इसको देगा। और एक और कीजिए आप, 1/4 इंटू 1/3 है ना, ये 1/12, ये रमेश का सैक्रिफाइस हो गया। ठीक है, तो अब इन दोनों के नए अनुपात ले लो। देखो अशोक है, अशोक के पास पुराना अनुपात कितना था? 3/5। वो महेश को कितना देगा? 2/12 देगा। महेश को 2/12 देगा। तो अब इसका कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, सॉरी अब माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास होता है 60 है ना, भारतीय 36 माइनस 10, ये बचा 26, 60। ओके, अब आ रही है रमेश की। 2/5 पुराना था, माइनस 1/12, 1/12 माइनस किया तो 60, 24 माइनस 5, 19, 60। तो नया रेशियो क्या आया दोस्तों? नया रेशियो आया है 26, 60, 19, 60। और उसका 1/4 है ना, इसको 60 बनाओ तो नीचे इंटू किसका करना पड़ेगा? 15 का। तो ये 15, 15, 60। नया रेशियो क्या आया? 26, 19, 15। और एक और स्टेप दी है दोस्तों, महेश अपने भाग का 3/4 अशोक से और 1/4 रमेश से प्राप्त करे। वापस से अशोक रमेश को बैठा देता हूं मैं 3:2 में, डिनोमिनेटर 5, 5। अब कंडीशन ये है, लाइन जब रेशो आप करें तो इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंस दें, ध्यान से पढ़िए। महेश अपने भाग का 3/4 अशोक से और 1/4 रमेश से प्राप्त कर रहा है। तो महेश के भाग का 3/4 करो पहले। तो महेश के भाग का 3/4 कितना होता है? 3/16 होता है ना। और ये तो किससे लेगा? वो अशोक से लेगा। और रमेश से क्या कहानी है कि वो अपने भाग का 1/4 किससे लेगा? रमेश से लेगा। तो 1/16। तो बात वही आ गई वापस। ये माइनस कर दीजिए अशोक से, ये माइनस कर दीजिए रमेश से, और नया रेशियो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अगली स्टेप शुरू करते हैं नए साझेदार के प्रवेश पर जर्नल प्रविष्टियां। कि नया साझेदार आता है ना, तो क्या क्या एंट्री हम करते हैं। अनिल तथा सुनील एक फर्म में बराबर के साझेदार है। नवीन को वो 1/3 भाग के लिए फर्म में प्रवेश कराते हैं। वह पूंजी के लिए 40,000 नकद लाता है। फर्म की ख्याति 90,000 आंकी गई है। फर्म की पुस्तकों में 20,000 रुपए लाभ तथा 24,000 ख्याति प्रदर्शित है। फर्म की पुस्तकें प्रदर्शित करती हैं। तो जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। तो दोस्तों एक बात तो मैं यहाँ सबसे पहले बता दूं कि नया साझेदार आए ना, उस क्वेश्चन में देख लो कि क्या फर्म की पुस्तकों में लाभ हानि है। इसमें आपको फर्म की पुस्तकों में 20,000 लाभ और 24,000 ख्याति, मतलब ये पुराने लाभ हानि का समायोजन था ना, तो लाभ तो दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो इसको बांट दो आप। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट। तो पुराना लाभ है, ये पुराना लाभ है 20,000, इसको पुराने रेशो में बांट दीजिए। पुराना रेशो है बराबर बराबर, तो ये बराबर बराबर में हमने बांट दिया। और आपको पुरानी ख्याति भी दिखाई दे रही है 24,000 की। तो पुरानी ख्याति के लिए हम इसको अपलिखित करते हैं, और अपलिखित के लिए एंट्री बनती है पार्टनर्स डेबिट हो जाते हैं। अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल है आपकी 24,000, 10,000 और 10,000 में बांट दीजिए। सॉरी 12,000, इसको हम 12 में बांटेंगे 24 है, तो 12,000 और 12,000 में बांट दीजिए। तो नया साझेदार जब प्रवेश करता है तो सबसे पहले तो प्रविष्टियां की जाएगी पुराने लाभ हानि के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन में P&L था, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो P&L को बांट दिया और फिर गुडविल को राइट अप कर दिया। अब कुछ कंडीशन ले रहा हूं मैं। महेश अपने भाग की क्या थी, सॉरी यहां पर नया साझेदार देखो नवीन था, है ना, और ये महेश लिखा हुआ है तो आप नवीन समझिए इसको, नवीन। ठीक है, नवीन अपने भाग की ख्याति नकद लाता है ना, तथा वह फर्म में ही रहती है। अब यहाँ कंडीशन में बता दूं कौन कौन है ये है आपके अनिल, सुनील और नवीन। तो ये अनिल सुनील तो पुराने पार्टनर है 1:1 में। नवीन आ रहा है 1/3 के लिए, और फर्म की ख्याति आंकी गई है। फर्म की ख्याति कितनी आंकी गई है, 90,000 रुपए।
फर्म की ख्याति 90,000 आकी गई है, तो इसके हिसाब से नवीन कितनी ख्याति लाएगा, तो नवीन लाएगा 30,000, है ना। तो देखो जब साझेदार प्रवेश करेगा तो सबसे पहले तो कैपिटल ला रहा है, पूंजी ला रहा है, तो पूंजी कितनी ला रहा है 40। इसके लिए तो आप एंट्री बना दो कि नया साझेदार नवीन पूंजी लाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू नवीन कैपिटल अकाउंट। 40,000 पूंजी के ला रहा है, ये लो 40,000, ये लो 40,000। अब आप नवीन जी से ख्याति भी ले लीजिए। अब नया साझेदार जब ख्याति नकद लाता है ना, क्योंकि स्टेप में देखा अपन ने, ख्याति नकद लाता है तो पहली 2 एंट्री बनती है। पहली बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी ख्याति लाया वो 30, ठीक है 30। और आगे स्टेप में कुछ बोला हुआ है, वह फॉर्म में ही रहती है ना। अब अभी तो ख्याति आई है तो इस प्रीमियम फॉर गुडविल को आप बांट दीजिए पुराने पार्टनर्स में, अनिल्स कैपिटल अकाउंट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट। और ये बढ़ती है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। लेकिन क्वेश्चन में हमें कोई स्टेप नहीं दिया किसने किससे कितना रेशो लिया, तो आप ये ध्यान रखिए पुराना ही आपका सैक्रिफाइस होगा। और पुराना कितना था इनका 1-1, तो 15-15 दोनों में बढ़ जाएगी। अगली स्टेज शुरू करते हैं। महेश अपने भाग, महेश नहीं नवीन है ये, नवीन अपने भाग की ख्याति नकद लाता है तथा पुराने साझेदार उसे निकाल लेते हैं, है ना। तो ये अनिल सुनील बराबर में है, नवीन 1/3 के लिए आया। इसकी ख्याति कितनी थी, देखो 90,000 थी फर्म की ख्याति, 1/3 के आधार पर इसकी ख्याति बनती है 30,000 रुपए। नकद लाया, देखो कैपिटल लाने की एंट्री वही है वापस से, बैंक टू नवीन्स कैपिटल, है ना, बैंक टू नवीन्स कैपिटल। इसकी एंट्री तो वही है 40,000 रुपए और 40,000 रुपए, इसमें तो कोई चेंजेस है नहीं। अब ख्याति नकद लाने की एंट्री, ख्याति नकद लाएगा तो वही, इसकी भी वही एंट्री बनेगी कि बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू अनिल टू सुनील कैपिटल अकाउंट, और वही 30,000 और इन दोनों में बढ़ जाएगा 15,000। बस एक चीज नहीं है कि ये दोनों इस ख्याति को निकाल लेते हैं। तो देखो जब इनको ख्याति मिली तो दोनों क्रेडिट हुए। अब ये पैसा लेके जाएंगे तो अनिल्स कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, सुनील्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू बैंक। ये अपनी हिस्से की ख्याति निकाल ले रहे, तो ये 15,000 और बैंक क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि फर्म से पैसा निकल रहा है। ये चला गया फर्म से पैसा 30,000। अगला अपने नवीन अपने भाग की ख्याति नकद नहीं लाता, है ना। वही अनिल सुनील 1:1 में, नवीन 1/3 में। अब देखो अगर कैपिटल के लिए तो वही एंट्री है बैंक टू नवीन्स कैपिटल। अब ख्याति अगर नगद नहीं लाता है ना तो आपको एंट्री बनानी है। अभी हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को दोनों में बांटा, अब आपको करना है नवीन्स करंट अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल टू सुनील्स कैपिटल। ख्याति का भाग वही है, मतलब 90,000 ख्याति है ना, तो ख्याति बनती तो इसकी 30,000 ही है, पर अभी नहीं लाया तो आगे भविष्य में इससे अपन ले लेंगे। पर आज तो अनिल सुनील को क्रेडिट करना ही पड़ेगा। तो जब नगद नहीं लाए तो प्रीमियम फॉर गुडविल की बजाय नवीन के करंट अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। कुछ बुक्स में नवीन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट भी कर रखा है, तो दोनों कर सकते हैं आप, है ना। पर ज्यादा बेहतर नवीन करंट अकाउंट है, नवीन करंट अकाउंट को डेबिट कीजिए आप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला टॉपिक हमारा आ जाता है पुनर्मूल्यांकन। तो अब अभी तक हम लगभग आधा कर चुके हैं। तो दोस्तों आधा लगभग चैप्टर हमारा हो गया है। अब हम अगली स्टेप पुनर्मूल्यांकन करते हैं, है ना। तो इनमें असेट और लायबिलिटीज का पुनर्मूल्यांकन करेंगे। तो एक फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है पुनर्मूल्यांकन के लिए कि संपत्ति यदि बढ़ेगी तो वो क्या होगी डेबिट, और संपत्ति यदि घटेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा क्रेडिट। दायित्व बढ़ेंगे तो क्रेडिट और दायित्व कम होंगे मतलब तो डेबिट हो जाएंगे। इसके आधार पे हम इस एंट्रीज को करेंगे, इन एंट्रीज को करेंगे। सबसे पहले भवन का मूल्य 10% बढ़ाएगा। ये मैं कुछ रीवैल्यूएशन की कुछ एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों, ठीक है।
क्योंकि एडमिशन वाले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर से रिवैल्यूएशन के थोड़े हल्के ट्रांजैक्शन पूछे जाते हैं, एडमिशन वाले में आकर वो थोड़े और बढ़िया ट्रांजैक्शन पूछने लगते हैं। इसलिए भवन का मूल्य, मान लीजिए भवन का पुस्तक मूल्य 2 लाख रुपए था, अब उसको बढ़ाया गया तो असेट बढ़ेगी तो डेबिट होगी, तो एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना प्रतिशत बढ़ाया गया? 10%, तो 20,000 बढ़ा दीजिए, ये 20,000 बढ़ गया, ये 20,000 बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं, मशीन पर 10% राश लगाया गया। मशीन मान लीजिए 20,000 रुपए की थी और राश लगाया गया तो मशीन कम हो जाएगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितना? 2,000 और 2,000। आगे बढ़ते हैं, फर्नीचर का मूल्य 5,000 से बढ़ाया गया। फर्नीचर का पुस्तक मूल्य 25,000 था, फर्नीचर का पहले का मूल्य 5,000 था और अभी 5,000 से बढ़ाया गया तो फर्नीचर बढ़ गया, तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्यों? क्योंकि असेट बढ़ रही है। कितने से? 25 था और 5 से बढ़ाया गया, 5 से मतलब 5 बढ़ा दिए गए उसमें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो 5 ही लिखेंगे हम, क्योंकि फायदा कितने का हुआ? 5 का। फर्नीचर का मूल्य 30,000 रुपए तक का बढ़ाया गया। अब देखो, पहले फर्नीचर 25 था सॉरी, और 5 से बढ़ाया था, मतलब 5 उसमें प्लस किए। अब वो फर्नीचर 25,000 का था, इसको बढ़ा बढ़ा के कहां तक ले आए अपन? 30,000 तक ले आए। बढ़ाकर कहां ले आए? 30,000 तक। तो फाइनली बढ़ा तो 5 से ही है ना, मतलब 25 से 30 तक लाना या 25 में 5 से बढ़ाना है ना। तो इसमें क्या करना है? अपने को डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 25 से कहां तक लाए? 30 तक। तो कितना बढ़ा? बढ़ा तो 5,000 है, तो उसके लिए एंट्री कर लो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5,000। इसमें मेजर डिफरेंस बता दूं मैं, देखो दोस्तों, इसमें क्या था? से अगर है तो आपको एज इट इज कितने से बढ़ाया? 5, वो का वो लेना है। और अगर तक है कि 25 से इस तक बढ़ाया, तो फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल के वो डेबिट करना पड़ेगा। 2,000 के लेनदार अब दावा नहीं करेंगे। दावा नहीं करेंगे मतलब लेनदार अब पैसा नहीं मांगेंगे, तो लेनदार कम हो जाएंगे, तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2,000 और 2,000। ये हो गया। देनदार पर 5% डूबत ऋण संचय बनाना है। देनदार है 20,000। देखो, संचय या प्रोविजन जो होता है वो लाइबिलिटी होता है, तो ये बनेगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना? 20,000 का 5% बनाना है, तो ये बन गया 1,000 रुपए से। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर 15,000 पुस्तकों में नहीं दिखाया गया था, अब दिखाना है। अब दिखाना है तो दिखा दीजिए कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि पहले पुस्तकों में नहीं था, मतलब बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया था, अब दिखाया जा रहा है तो अब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी बिजनेस में। तो ये दिखा दीजिए 15,000, ये लीजिए 15,000 दिखा दिया हमने, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एक और आपके सामने एंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टॉक में परसेंटेज से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है आपको। अंतिम स्कंद 10% अधिक दिखाया गया है। अंतिम स्कंद पुस्तक मूल्य 11,000, मतलब कि जो बैलेंस शीट में असेट साइड में 11,000 स्टॉक था, अब के भैया ये जो स्टॉक है ना, ये 10% ज्यादा दिखाया जा रहा है। मतलब ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू किसी भी चीज की 100% होती है, और 10% से ज्यादा दिखाया गया, मतलब ये अपनी वैल्यू से कितना दिखाया जा रहा है? 110% दिखाया जा रहा है। तो 11,000 इंटू 10 कितना प्रतिशत अधिक है? जैसे मैनेजर कमीशन में दर प्लस 10 दर बटे 100 प्लस दर किया था ना, वही इसमें करना है कि अगर अधिक दिखाया गया है तो 100% से 10% ज्यादा दिखाया गया, मतलब 110% पे दिखाया जा रहा है। तो 11,000 बटे 110 और 10% निकालने के लिए ये 1,000, तो 1,000 रुपए से ज्यादा इसको दिखाया गया है, तो इसके लिए एंट्री बनेगी। अब ज्यादा दिखाया गया है तो कम कर दो, तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 1,000 और 1,000 ये कम कर दिया हमने।
अंतिम स्कंद 10% कम दिखाया गया है। अंतिम स्कंद पुस्तक मूल्य 10,000। अंतिम स्कंद अब देखो कम दिखाया गया है, कम दिखाया गया है, मतलब कि ये जो स्टॉक में 10,000 दिखाया जा रहा है ना। मैं इसको 9 कर देता हूं, कैलकुलेशन ज्यादा इजी पड़ेगा तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा कि अंतिम स्कंद जो 10% कम दिखाया गया और पुस्तक में 9,000 दिखाया जा रहा है। इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिखाया गया है, ठीक है, आपकी बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिखाया गया है वो कितना दिखाया गया है, 9,000 रुपए। ये 9,000 रुपए। अब देखो कोई भी चीज 100% पे होती है। आपने बोला कि भैया हमने तो 10% कम दिखा रखा है, मतलब कितना दिखा रखा है, 90%। तो ये 9,000 जो है वो कितना प्रतिशत दिखाया गया है आपके द्वारा, 90%। तो 10% कितना होगा कि 9,000 अगर 90% है तो बताओ 10% कितना होगा, तो ये होगा 1,000। तो इसका मतलब ये है, देखो अगर अधिक दिखाया गया है तो बटे में 100 प्लस दर कर दो और कम दिखाया गया है तो 100 माइनस दर कर दो, है ना। तो जो डिफरेंस आएगा, अब कम दिखाया गया है तो बढ़ा दो, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 1,000 से दिखा दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। मशीन 5,000 रुपए में बेची गई। अब दोस्तों ये ट्रांजैक्शन इसलिए शामिल किया मैंने क्योंकि ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है। मशीन बेचेंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन 5,000। इसमें रिवैल्यूएशन की आवश्यकता नहीं है। रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन का मतलब होता है वापस से वैल्यू करना। यहां तो हम असेट को बेच रहे हैं, तो दोस्तों यहां पर हमने रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ बहुत ही अहम ट्रांजैक्शन की है ना। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर की सभी स्टेप्स पढ़ने के बाद एक मैं इसका पूरा क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर से संबंधित सभी बेसिक स्टेप्स कवर हो जाए। नमन तथा सुमन एक फर्म में 3:2 में साझेदार है। 31 मार्च 2018 के लिए उनका चिट्ठा निम्न प्रकार है। चिट्ठा दिया हुआ है, कैपिटल दिए, नमन सुमन दिया है। एक थोड़ा सा आपको मैं क्षमा चाहूंगा, यहाँ करेक्शन है, यहाँ बिल्स रिसीवेबल नहीं क्रेडिटर है। ओके, ये थोड़ा सा आप कंसीडर कीजिएगा। और आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया है, लैंड बिल्डिंग दिया है, फर्नीचर दिया है, स्टॉक दिया है, कैश इन हैंड दिया है। आगे बोला हुआ उन्होंने रमन को 1/4 भाग के लिए, रमन को प्रवेश दिया 1/4 भाग के लिए, रमन पूंजी के लिए, ठीक है, रमन पूंजी के लिए 60,000 रुपए नगद लाया तथा ख्याति के लिए 20,000 रुपए नगद लाया। पूंजी के भी लाया नगद और ख्याति के भी। फर्म में दायित्व तथा संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन इस प्रकार किया गया। भूमि भवन का 10% बढ़ा दिया है, स्टॉक वगैरह सारी इंफॉर्मेशन दी है। लास्ट में बोला पुनर्मूल्यांकन खाता तथा साझेदारों का पूंजी खाता तथा चिट्ठा बनाइए। तो देखो हम इसमें सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन बनाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे दूं कि हमें क्या करना है कि असेट अगर कम होगी, डिक्रीज होगी तो इधर लिखना है, लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो इधर, असेट अगर इंक्रीज होगी तो इधर, लायबिलिटी कम होगी तो इधर। ये आपकी क्रेडिट साइड, ये आपकी डेबिट साइड। ओके दोस्तों चलते हैं। आप सबसे पहले दिया है भूमि तथा भवन का मूल्य 10% बढ़ा दिया गया। भूमि तथा भवन देखिए आप 1.5 लाख रुपए का है, 10% बढ़ा दिया गया, तो किस तरफ बढ़ाएंगे हम, इस तरफ बढ़ाएंगे, बाय भूमि तथा भवन, लैंड एंड बिल्डिंग। 1.5 लाख का 10% बढ़ा दिया गया, 15,000 बढ़ा देंगे अपन, ठीक है। आगे बोला है स्टॉक को 10% अधिमूल्यन करना है। स्टॉक कितना है, 30,000, 10% अधिमूल्यन करना है तो बाय ये हो जाएगा, बाय स्टॉक, और 10% हो जाएगा 3,000 रुपए। आगे बोला है 2,000 रुपए के लेनदार दावा नहीं करेंगे। लेनदार क्रेडिटर कितने हैं अपने पास, 20,000 के, इसमें से 2,000 के लेनदार दावा नहीं करेंगे तो क्रेडिटर हमारे कम हो जाएंगे, तो लायबिलिटी कम हो गई तो इधर लिखी जाएगी बाय क्रेडिटर कितने रुपए के, 2,000 रुपए के लेनदार कम हो गए। फर्नीचर का मूल्य 5% कम किया गया। फर्नीचर का है, ये रहा फर्नीचर, और 20,000 रुपए के 5% कितना होता है, 1,000 रुपए, तो ये 1,000 रुपए कम किया गया टू फर्नीचर, ये टू फर्नीचर। तो यहां दोस्तों हमने इसका क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन के जो ट्रीटमेंट है वो कर लिए हैं। अब इसकी टोटल लगा लेते हैं हम और बैलेंस निकाल लेते हैं। टोटल देखिए 15, 3, 18 और 2 20,000, तो इधर की टोटल आ रही है 20,000, ठीक है, और इधर की टोटल तो 1,000 है, तो इस हिसाब से जो ये आ जाएगा आपका टू प्रॉफिट
ऑन रीवैल्यूएशन, इसको आप ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर नमन और सुमन दो पार्टनर है, देखो ठीक है। अब रमन तो नया है और नमन और सुमन दो पार्टनर है, जो कि 3-2 में पार्टनर है। तो रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आएगा 19,000, उसको भी आपको बांटना पड़ेगा 3:2 में, 3:2 में 5, 3800 के हिसाब से नमन का हो जाएगा 11,400 हो जाएगा, 11,400 तो ये हो जाएगा और 7,600 इसका हो जाएगा। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पुरानी कैपिटल उठाई है दोनों पार्टनर्स की, 1,80,000। तो ये रहा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नमन की कैपिटल है 1,00,000 और सुमन की है 80,000। अब ये जो नया पार्टनर आया है रमन, इसकी कैपिटल को किस नाम से लिखेंगे अपन, बाय बैंक के नाम से। कितनी पूंजी लाया है, 60,000 पूंजी लाया है। तो ये देखिए 60, ये इसके सामने लिख देता हूं मैं, 60,000 पूंजी लाया है ये, 60,000। और ये दोस्तों ख्याति भी लाया है, यहां लिखा है ना 20,000 रुपए नगद ख्याति लाया। अब क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला है कि रेशो कौन किससे क्या ले रहा है, इसलिए पुराना जो रेशो है ना, पुराना रेशो 3:2, यही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा। तो आप इस 20,000 रुपए को जो ख्याति लाया है, इसको 3:2 में बांट दीजिए और किस नाम से लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर नकद नहीं लाता तो यहां रमन्स कैपिटल या रमन्स करंट अकाउंट के नाम से हम डेबिट कर देते। तो 3 और 2 में इसको बांट दिया जाएगा, 12,000 और 8,000। देखिए नए पार्टनर की गुडविल का भी हमने ट्रीटमेंट कर लिया है ना, और नए पार्टनर की कैपिटल का भी कर लिया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, इसको भी बांट दीजिए बाय रिवैल्यूएशन, 11,400 और 7,600। अब एक बार बैलेंस शीट में जरूर देख लीजिए कि क्या कोई पुराना लाभ आनी है। यस, जनरल रिजर्व इधर है, इधर तो कुछ भी नहीं है। जनरल रिजर्व है 25,000, तो इस 25,000 को भी पुराने रेशियो में बांट दीजिए बाय जनरल रिजर्व, 15,000 और 10,000। ये मैंने 3-2 में ही बांटा है दोस्तों, क्योंकि ओल्ड रेशियो में। आप याद रखिए कि पुराना रिवैल्यूएशन हो, पुराना जनरल रिजर्व हो, प्रॉफिट और लॉस हो, कुछ भी हो, पुरानी रेशियो में बटेगा। बस गुडविल जो है नहीं, उसको हम सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में एडजस्ट करेंगे। तो यहां पर दोस्तों अब हम इसकी टोटल लगा लेते हैं। देखिए 60,000 इसकी टोटल आ गई, 80, 88 और 98, 1,05,600 इसकी टोटल आ गई, 1,05,600 इसकी टोटल है, 1,12,000, 1,23,000, 1,10,000, 20, 30 और 33, 38, 1,38,400 इसकी टोटल आ गई। तो हम यहां लिख सकते हैं 1,38,400 नमन की टोटल है, 1,05,600 सुमन की और 60,000। तो बैलेंस भी क्या लग जाएगा, बैलेंस भी यही आ जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड में कुछ है नहीं। तो बैलेंस सीडी, ये आ गई आपकी नई कैपिटल। कितने आ गई, 1,38,400, 1,05,600 और 60,000। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया दोस्तों। अब हम इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट के लिए हम पुरानी बैलेंस शीट का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने बना दिया है, और इसमें हम इस क्वेश्चन के लिए नई बैलेंस शीट बनाएंगे। नई बैलेंस शीट के लिए पुरानी बैलेंस शीट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए लायबिलिटी साइड में नमन की कैपिटल थी 1,00,000, सुमन की कैपिटल थी 80,000। तो सबसे पहले तो नमन और सुमन की कैपिटल। अब देखिए, अब कैपिटल के लिए तो हमने क्या किया है, एक नया कैपिटल अकाउंट बना लिया है। तो अब पुरानी कैपिटल नई बैलेंस शीट में क्यों लिखेंगे, इसलिए ये जो नई कैपिटल आई है ये हम नई बैलेंस शीट में लिखेंगे, 1,38,400, 1,05,600 और 60,000। तो कैपिटल आ जाएगी इनकी नई, ठीक है। तो कैपिटल लिख देंगे अपन, कैपिटल नमन, सुमन और रमन, 1,38 और 1,38,400 और 1,05,600, 1,38,400 है, मैंने गलत से 6 लिख दिया है, 1,38,400, 1,05,600 और 60,000। ये तीनों कैपिटल आ गई। तीनों ही कैपिटल को टोटल करके बाहर लिख देते अपन, 1,00,000, 2,60,000
2,60,000, 2,70,000, 2,74,000, 2,74,000 दोनों की टोटल आ जाती है। क्रेडिटर दोस्तों हमारे पास 20,000 थे, तो क्रेडिटर में से आपको याद हो 2,000 का दावा नहीं कर रहे थे, तो अब क्रेडिटर बचे हैं 18,000 के। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में हमें लाइबिलिटी दी थी, कैपिटल हो गया, क्रेडिटर हो गया, जनरल रिजर्व तो हमने बांट दिया है। अब लैंड एंड बिल्डिंग जो 1.5 लाख था वो 15,000 से कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि हमने 15,000 से बढ़ गया क्योंकि हमने उसकी वैल्यू को बढ़ाया था। तो अब लैंड एंड बिल्डिंग जो हो गया आपका वो हो गया 1,65,000, 1,65,000। ये किससे कनेक्ट है? ये रिवैल्यूएशन से। देखो असेट अगर बड़ी है तो असेट की वैल्यू में उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो ये 15,000 बढ़ गया। तो अब नई असेट कितनी आ गई? नई लैंड एंड बिल्डिंग आ गई 1.5 लाख रुपए, 1,65,000। फर्नीचर की पोजीशन देखो, फर्नीचर के लिए क्या बोला था उसने? फर्नीचर 5% कम कर देना। तो फर्नीचर 20,000 था, हमने 1,000 कम किया था। ये फर्नीचर हमने 1,000 कम किया था। तो अब फर्नीचर की नई वैल्यू क्या आ जाएगी? 19,000 रुपए। फर्नीचर 19,000 रुपए। और दोस्तों आपको दिखाई देगा स्टॉक 30,000 था और स्टॉक को 10% अधिमूल्यन करना था, तो 3,000 बढ़ाया था हमने। तो ये लीजिए स्टॉक और 33,000, क्योंकि 30 पहले था और 3,000 से बढ़ाया था। और क्या है यहां पर? कैश कितना है? 25,000। तो 25,000 तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए 25 तो ऑलरेडी कैश आपके पास थी, 60 पूंजी के लिए नया पार्टनर लाया और 20 गुडविल के लिए लाया, है ना। तो 25 ऑलरेडी था प्लस 60 वो पूंजी के लाया प्लस 20 वो किस चीज के लाया? गुडविल के। तो ये हो गया 20, 80 और 1,05,000। तो नई कैश कितनी है? 1,05,000। कैश अकाउंट भी बना सकते हैं आप इसका और डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। कैश इन हैंड 1,05,000। तो यहां हम देख सकते हैं कि अब हम बैलेंस शीट की टोटल लगा लेते हैं। और सॉरी दोस्तों, ये एक टोटल मैंने गलत कर दी है, इसलिए मैं इसको सुधार देता हूं पहले। ये 2,74,000 नहीं, 3,04,600 यहां पर कैपिटल का रहेगा। 3,04,000 यहां रहेगा, 3,04,000। ओके, तो अब देख सकते हैं हम असेट की टोटल कितनी हो रही है? असेट की टोटल हो रही है 3,22,000 और लाइबिलिटी अगर हम टोटल करें तो ये है 3,22,000। तो यहां हमारी बैलेंस शीट टोटल हो गई है, मैच हो गई है। तो दोस्तों इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो हमने क्लियर किए। और जो भी नए पार्टनर से संबंधित ट्रीटमेंट होते हैं, है ना, और भी मैं जानता हूं कि इस चैप्टर में और भी स्टेप है, यथेष्ट पूंजी है या नए पार्टनर के आधार पर पुरानों की पूंजी, पुरानों के आधार पर नए की, पर जो बेसिक था, बेसिक मैंने समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल। थैंक यू।